प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के दौरान से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इसका संघर्ष करते हुए हम लोग आप लोगों के समक्ष दिन प्रतिदिन क्लासें ऑनलाइन और वीडियो भेजी जा रही हैं। कभी भी मैंने किसी भी टॉपिक को शुरुआत करने से पहले पूर्व ज्ञान से जोड़ने की प्रवृत्ति एक शिक्षक की भूमिका होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको पाठ्यक्रम के अर्थ क्या है, उसके प्रकृति क्या है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य लक्ष्य क्या हैं, इसको मैंने आपको विस्तार से बताया। आज मैं इसी दौरान दूसरी टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। इस टॉपिक में आप सभी लोगों का सादर अभिवादन हो और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुतुलुम से मैंने आज की टॉपिक हमारी पाठचर्या एवं पाठ्य वस्तु में अंतर क्या है, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठचर्या एवं पाठ्य वस्तु में अंतर। जब कभी भी पाठ पुस्तक की बातें आती हैं, पाठचर्या की बातें आती हैं, तो दोनों अलग अलग। पहले तो पाठ्यक्रम या पाठचर्या को मैं इंग्लिश में करिकुलम, क्या है आपका पाठ्यक्रम। अब पाठ्य पुस्तक की जहाँ की बात है, जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक, ऐसी को पाठचर्या में आप कह सकते हैं इसको सिलेबस। तो कभी भी पाठचर्या की बातें या पाठ्यक्रम की बातें आती, तो आज मैंने पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे और पाठ्य पुस्तक और पाठचर्या में क्या अंतर है, तरह करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है, इसको मैं आपके सामने आज क्लियर करूँगा। कभी भी मैंने जब पाठचर्या का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, वहीं सिलेबस की जब बातें अत्यंत व्यापक होता है और पाठ्य पुस्तक का क्षेत्र संकुचित होता है। क्योंकि सिलेबस की जब बातें आती हैं तो सिलेबस आपके रूप में संकुचित होते हैं। पाठ्यक्रम से कुछ चीज़ें सिलेबस में रखी जाती हैं और उसका अध्ययन किया जाता है। और जो विद्यार्थी जब इस चीज़ का अध्ययन करके अब बातें करता है और कहता भी है, पाठ्यक्रम जो है एक पाठ्यक्रम में निहित है, और जब विद्यार्थी की जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है पाठ्यक्रम, और जब सिलेबस की बातें आती हैं तो छात्र को विभिन्न विषयों का कितना ज्ञान प्राप्त कर हुआ है उसका अध्ययन करता है। और उसी रूप में जब एक चीज़ें आपके अध्ययन में यह स्पष्ट हो जाती हैं कि पाठचर्या बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। सर्वांगीण विकास मतलब बालक का संपूर्ण विकास हो, पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास
तथा तथ्यों को रटने की अपेक्षा करता है कि तथ्य को रटे, उसकी अपेक्षा करता है। लेकिन जब सिलेबस की बातें आती हैं तो पाठ्य पुस्तक को किसी भी प्रकार से रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। मतलब कि पाठ्य पुस्तक को किसी प्रकार से रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है ताकि छात्र परीक्षा में सफल हो सके। पाठ्य पुस्तक यानी सिलेबस को रटने पर बल देता है। और तीसरी बातें हैं कि पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो बालक के व्यवहार को आदर्श रूप में परिणित करती हैं। पाठ्यक्रम में वो सभी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं जो बालक के व्यवहार को आदर्श रूप में परिणित करती हैं और आदर्श व्यवहार के रूप में परिणित भी करती हैं। और जब पाठ पुस्तक की बातें आती हैं तो पाठ्यपुस्तक में बालक को विषय विशेष को सही से समझने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, किसी विषय को सही से समझ सके जिससे बालक परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। पाठचर्या और पाठ्यपुस्तक में अंतर मामूली सा है, थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको आप अध्ययन करके याद कर सकते हैं। और जब चौथी बातें आती हैं, पाठचर्या का संबंध विकास के समस्त पहलुओं से रहता है, बालक के विकास के समस्त पहलू से। और बालक के विकास के समस्त पहलू क्या हो सकते हैं? जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, व्यवहारिक विकास इत्यादि, जो बालक के जितने व्यवहार सब होते हैं। और जब पाठ्यपुस्तक का जो संबंध मुख्यतः माना जाए तो वो मौखिक, पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक होता है। पाठ्यपुस्तक सिलेबस जो मौखिक और पुस्तकीय और सैद्धांतिक होता है, ये अंतर बहुत ही क्लियर है, इसमें आप किसी को कहीं दिक्कत नहीं है। और जब अगले पॉइंट में जब मैंने पाठचर्या का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। पाठचर्या है कि बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। जैसे शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक के व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन लाना ही शिक्षा है। कितना भी आप पढ़ क्यों न लीजिए, कितना विद्वान क्यों न हो जाइए, अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है तो वह शिक्षा व्यर्थ है। तो ये पाठचर्या मुझे यही सिखाती है कि आपके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन की बात मनोविज्ञान में वाटसन महोदय ने भी कहा है। कभी भी वैज्ञानिकों ने मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, सबकी परिभाषाओं में खंडन होता गया और सबकी परिभाषाएं जो हम वैज्ञानिकों ने दिया है वह अमान्य घोषित हुई। लेकिन 20वीं शताब्दी में ठीक यही पाठचर्या की बातें आई। अब पाठचर्या में जो आप कहा क्या कि उद्देश्य छात्र के व्यवहार का वांछनीय परिवर्तन लाना होता है। अगर पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन नहीं होता है तो पाठ्यक्रम ठीक नहीं। इसीलिए 20वीं शताब्दी में वाटसन महोदय ने एक स्पष्ट रूप से परिभाषा दी कि मनोविज्ञान बालक के व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन लाना ही है। अगर शिक्षा को हम शिक्षा नहीं कर सकते जब तक शिक्षा बालक के व्यवहार में वो भी धनात्मक परिवर्तन ला जिसे बालक का लाभ, तो वाटसन महोदय की विद्या 20वीं शताब्दी में मानी हुई कि वास्तव में शिक्षा बालक के व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन लाना ही है। तो ठीक उसी प्रकार अगर पाठ्य पुस्तक की बातें करते हैं, सिलेबस की बातें करते हैं, तो पाठ्यपुस्तक का जो उद्देश्य मात्र छात्र को परीक्षा में सफलता प्रदान करने
तक सीमित रहता है। सिलेबस क्या है? बालक रट लिया और ये सफलता प्राप्त कर लिया, इसका यहीं तक उद्देश्य है। और जब अगले पॉइंट की बातें करते हैं अंतर में पाठचर्या और पाठ्यपुस्तक में, तो पाठचर्या का एकमात्र लक्ष्य बालक को आदर्श नागरिक बनाने में सफलता या सहायता करना। पाठचर्या क्या है? बालक को एक आदर्श नागरिक बनाना। लेकिन बालक एक आदर्श नागरिक पाठचर्या के माध्यम से बने तब समझिए कि पाठचर्या ठीक बनी है या ठीक नहीं, इसके बाद ठीक नहीं। और जब भी आदर्श नागरिकता की बातें आती हैं एक आदर्श नागरिक के रूप में, तब पाठ्यपुस्तक की बातें हैं। पाठ्यपुस्तक का लक्ष्य प्राप्त करने में होता है कि पाठ्यपुस्तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक साधन का कार्य करती है। मतलब पाठ पुस्तक एक साधन है और उसके आधार पर बालक पढ़ता है और परीक्षाएं पास करता है। ये थोड़ा विशेष अंतर है। और उसमें एक चीज़ें और संभावित हम कर सकते हैं, जैसे पाठचर्या का स्वरूप विशाल होने के साथ साथ अनिश्चित भी होता है। पाठचर्या का जो स्वरूप है विशाल होने के साथ अनिश्चित भी होता है। अगर जब मैंने पाठ्यपुस्तक की बातें करेंगे तो पाठ्यपुस्तक का स्वरूप उसमें विशाल दिया तो स्वाभाविक है सीमित, तो सीमित होने के साथ साथ सुनिश्चित भी होता है। उसमें अनिश्चित होता है, इसमें सुनिश्चित होता है। छोटा भी होता है, सीमित भी होता है और वह सुनिश्चित भी। पाठ्यपुस्तक का उसी क्रम में पाठचर्या विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका है। पाठचर्या जो है यह विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका है। बिना पाठचर्या के विषय का प्रस्तुतिकरण हो ही नहीं सकता। उसी को कहा है कि यह प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है। जब पाठ्यपुस्तक की बातें आती हैं तो पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु की निर्माण करने का तरीका है। वह विषय वस्तु का निर्माण करती है पाठ्यपुस्तक। इसी आधार पर जब मैंने पाठचर्या संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया है उसके अभिन्न अंग हैं। उसी अंग में अपनी विशाल प्रवृत्ति का अध्ययन करके वह अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाती है पाठचर्या। अब पाठ्यपुस्तक संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक विशिष्ट अंग है। पाठ्यपुस्तक की बातें आती तो संपूर्ण पाठ्यक्रम संपूर्ण क्या विषय वस्तु क्या है? संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक अभिन्न एक विशिष्ट अंग है। उसी क्रम में अगला अंतर हम और कर सकते हैं। जैसे अगर पाठचर्या का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से पाठचर्या समितियों एवं सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है। पाठ्यक्रम की बातें हम करेंगे तो पाठ्यक्रम समितियों के और सरकार के निर्देशानुसार ही पाठचर्या का निर्माण होता है। पाठचर्या का निर्माण अपने आप नहीं, योजनाबद्ध पहले योजना बनती है, उसके तमाम तरीके लागू किए जाते हैं, वह पाठ्य योजना की समिति में और उसके सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए उस चीज़ को अपनाया जाता है। और पाठ्यपुस्तक का निर्माण ज्ञान के स्तर के अनुरूप बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से विषय विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों के माध्यम से किया जाता है। सिलेबस का निर्माण, पाठ्यपुस्तक का निर्माण विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक की बातें जब करेंगे
तो तमाम अंतर आपके सामने उभर कर आएंगे। एक चीज़ें हम और उसमें रख सकते हैं कि वास्तव में जो अगला पॉइंट जैसे 11वां पॉइंट होगा अंतर के, तो उसमें अगर मैंने पाठचर्या निरंतर एवं सतत प्रक्रिया मानी जाती है। पाठचर्या निरंतर एवं कहते हैं ना, पाठचर्या निरंतर एवं सतत प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें शिक्षा के आंतरिक और बाहरी दोनों का समावेश होता है। बालक के अंदर और बालक के बाहर, वातावरण के अंदर वातावरण के बाहर की प्रक्रिया का ये उन्होंने समावेश रहता है पाठ्यक्रम में। जब पाठ्य पुस्तक की बातें आती हैं तो पाठ्य पुस्तक शिक्षा के आंतरिक क्षेत्र पर ही अधिक केंद्रित रहता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों का वो अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। बालक के अंदर की चीज़ें जब तक बाहर निकाल नहीं पाते हैं वो शिक्षा का स्वरूप नहीं बन पाती। तो ये पाठ पुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित है और कहती है कि यह आंतरिक की बातें करता है, आंतरिक क्षेत्र पर ही अधिक केंद्रित रहता है पाठ पुस्तक। जब पाठचर्या एक अंतर और हम इसमें सम्मिलित किया जा सकता है कि जैसे कभी भी अगर पाठचर्या में पाठ सहगामी क्रियाओं के विशेष महत्व दिया जाता है, पाठचर्या में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को विशेष महत्व दिया जाता है और उसी पाठ सहगामी क्रियाओं की विशेष महत्व पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। जब पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार की जो क्रिया पर ध्यान देने का समय ही अधिक मतलब समय शिक्षक को नहीं मिलता है। और कहता भी शिक्षक कि पाठ्यपुस्तक के निर्माण में अगर पाठ्यपुस्तक की इस प्रकार की क्रिया पर ध्यान दिया जाए तो पाठ्यक्रम सुचारू रूप से नहीं हो पाते। तो इसीलिए पाठ्यपुस्तक पर किसी भी चीज़ को बनाने से पहले शिक्षक को नहीं मिलता और समय भी नहीं मिलता, इस पर ध्यान देने का समय भी नहीं मिलता कि वो चीज़ें दें। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार की क्रियाओं पर ध्यान देने का समय ही शिक्षक को नहीं मिलता। जब अगले पॉइंट में मैंने ये बातें और कह सकते हैं, कभी भी पाठचर्या में समय की मांग के अनुरूप कितनी थी पाठचर्या की बातें आती हैं, पाठचर्या में समय की मांग के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं। समय को देखते हुए, समय की मांग को मांगते हुए पाठचर्या में आसानी से परिवर्तन किए जाते हैं। इसलिए बालक की आयु पहले बताए हैं उद्देश्य में कि बालक की आयु, पाठ्यक्रम की बातें मैंने पढ़ाया, तो बालक की आयु, उसकी रुचि, अभिक्षमता, योग्यता, आयु को देखते हुए उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। से वही बात, जब सिलेबस की बातें आती हैं, पाठ्यपुस्तक की बातें आती हैं, तो एक बार पाठ्यपुस्तक का जो निर्माण हो जाने पर उसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जाता। सिलेबस बन गया तो उसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जाता, जैसे सरकारी नियमों के अनुसार नहीं हो पाता। जब टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक, सिलेबस की बातें आती हैं तो उसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता। एक अंतर और है, उसमें भी समावित किया जा सकता है इसके अंतर्गत। जैसे पाठ्यचर्या का जो स्वरूप आर्थिक, सामाजिक एवं दार्शनिक होता है, उसका स्वरूप ही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और दार्शनिक रूप से होता है पाठ्यक्रम। और जब सिलेबस की बात है, पाठ्यपुस्तक की बात है, तो पाठ्यपुस्तक का जो स्वरूप है वह तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक होता है, तर्क पर आधारित और मनोवैज्ञानिक पर आधारित। इसीलिए सिलेबस में तार्किक पर अधिक बल दिया जाता है। ये चीज़ें और उसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। पाठचर्या एक प्रकार का विस्तृत दस्तावेज है। कहते हैं पाठचर्या एक प्रकार का विस्तृत दस्तावेज है। किताब एक पाठचर्या है, वो विस्तृत है, लेकिन पाठ्यपुस्तक शिक्षक के निर्यात
एक प्रकार की मुद्रिक सामग्री है। मतलब सिलेबस होता है, उसको सजा के एक शिक्षक अपने रूप में, मुद्रिक रूप में उसे आपके बीच समावित करता है और रखता है। इसी आधार पर जब मैंने अंतर की बातें आप लोगों के समक्ष रखा और अंतर को बहुत ही स्पष्ट तरीका से रखे भी और उस पर अध्ययन भी किया गया, और ये चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इसी क्रम में एक चीज़ें और हम कह सकते हैं कि जब भी मैंने पाठ्यक्रम के उद्देश्य की बातें करेंगे, शिक्षा की बातें करेंगे, तो उसमें एक चीज़ें और समाहित होगी, और उसके क्रम में करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने एक बात स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के अंतर को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उसके उद्देश्यों का निर्धारण और उपयोगिताएं भी होती हैं। कभी भी उसी क्रम में मैंने आपको क्लियर कर दिया अंतर क्या है। अब कहते हैं उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम उद्देश्यों का निर्धारण, तो मैंने पॉइंट में ही इसको भी समाप्त कर देंगे कि वास्तव में इसकी निर्धारण कर सकते हैं या उसकी उपयुक्ताएं कर सकते हैं। तो समय भी है, इसीलिए थोड़ा इसमें शुरू कर दे रहे हैं। जैसे कग्र महोदय हैं एक, उन्होंने कग्र महोदय ने उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकताओं को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, और जब उसकी बातें और उन्हें उपयुक्त पंक्तियों को उद्धृत भी किया है। आप पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण के जो प्रमुख लाभों एवं उपयोगिताएं हैं उसको मैंने निम्न रूप से भी प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट बातें करते हैं उसकी उपयुक्ता, उद्देश्यों की उपयुक्ता, उद्देश्य के निर्धारण की जो उपयुक्ताएं हैं, शैक्षिक कार्यक्रमों को निश्चित दिशा मिलती है। स्पष्ट कहा, किसी भी उद्देश्य को जानने के लिए, उद्देश्य को शुरुआत करने के लिए उसमें शैक्षिक कार्यक्रमों को जो निश्चित दिशा मिलती है, ये ही एक पाठ्यक्रम के उद्देश्य माने जा सकते हैं। और दूसरी बातें हम कर सकते हैं कि शैक्षिक क्रियाओं को प्रकृति का निर्धारण होता है। शैक्षिक क्रियाओं की जो है शैक्षिक क्रिया, उसमें प्रकृति का निर्धारण होता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है उसका भी निर्धारण होता है। और जब मैंने शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन एवं व्यवस्थीकरण को निश्चित आधार मिलता है, उसने कहा कि इसके महत्व जो है, उपयुक्ता जो है, उसमें भी शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन और व्यवस्थीकरण को एक निश्चित आधार मिलता है। और शैक्षिक अगला क्या कि इसमें कहा कि शैक्षिक कार्यक्रमों को बल भी मिलता है। कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम किया जा रहा है पाठ्यक्रम के माध्यम से तो उसको एक बल भी मिलता है। और शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। जब उद्देश्य का निर्धारण होता है तो ये सब पॉइंट होने चाहिए कि उद्देश्य का निर्धारण हो रहा है तो किन किन पॉइंटों पर क्या लाभ हो सकते हैं। एक चीज़ और उसमें रखा जा सकता है उद्देश्य के निर्धारण में कि अधिगम के जो विभिन्न पक्ष में विविधीकरण संभव होता है। जैसे कहा अधिगम हो रहा है तो उसके प्रत्येक पक्ष में विविधीकरण संभव है, और इसी विविधीकरण के आधार पर पाठ्यक्रम के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। एक बात और उसमें रख सकते हैं कि विकास एवं उपलब्धि के जो मापन को आधार मिलता है, तो उद्देश्यों के निर्धारण में विकास एवं उपलब्धि के मापन को आधार मिलता है। मतलब विकास और उपलब्धि के मापन को आधार मांगते हुए पाठ्यक्रम के उद्देश्य का निर्धारण होता है। जब शैक्षिक कार्यक्रमों की बातें आती हैं तब शैक्षिक कार्यक्रमों की जो प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने में जो सहायता मिलती है वो भी एक शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण की उपयुक्ताएं हैं।
कि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रमों की प्राथमिकता को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के जो उद्देश्य का निर्धारण होता है उसके अंतर्गत वो भी चीज़ें सम्मिलित हैं। कभी भी जब शैक्षिक निर्णयों के लिए उचित निर्देशन प्राप्त होता है, कहा कि उद्देश्य के निर्धारण में शैक्षिक निर्णयों के लिए उचित निर्देशन प्राप्त किया जाता है, प्राप्त होता है। इसी क्रम में जो बालक की शैक्षिक निर्णय लेने की जो क्षमताएं हैं, निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, उसको उचित निर्देशन प्राप्त होते हैं, वह शिक्षा के उद्देश्य में भी निर्धारण करने की उपयोगिता है। जब मैंने शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों की बातें करनी है, जब शैक्षिक कार्यक्रम के जो विभिन्न पक्ष हैं उसको संतुलित स्थापित करने के लिए भी इसमें सुविधा प्राप्त होती है। कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है विद्यालय में और उसमें शैक्षिक कार्यक्रमों की जो विभिन्न पक्ष हैं उसमें भी संतुलित स्थापित करने में सहायता मिलती है। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य का जो निर्धारण करने की जो उपयोगिताएं हैं विद्यालय में हर कार्यक्रम स्तर पर हैं, हर शैक्षिक कार्यक्रम स्तर पर अनुमानित की जाती है। ये चीज़ें उसमें और निर्धारण करने की उपयोगिता हो सकती है, जैसे कि अधिगम अनुभवों की बात आती है। अधिगमकर्ता एवं मूल्यांकन में जो स्तरीकरण में सुविधाएं होती हैं, कभी भी किसी उद्देश्य का निर्धारण के लिए उसके अधिगमकर्ता और मूल्यांकन के स्तरीकरण में सुविधा होती है कार्य करने में। किसी भी स्तर क्या, जैसे बालक का स्तर के अनुसार अगर शिक्षक कार्य करता है तो उसके लिए वह चीज़ें सहायतापूर्ण भी होती हैं। और मुख्य रूप से ये शिक्षक के लिए भी अत्यंत उद्देश्य के निर्धारण में भी खरे उतरते हैं। जैसे अगर एक लेवल का स्टूडेंट को आपको एजुकेशन देना है, पढ़ाना है, तो ये चीज़ें आपको आसान रहेंगी। इसी क्लास में 3 चीज़ बच्चे ध्यान दिया जाता है: समान, मंद और प्रतिभाशाली। 3 श्रेणियों में जब रख के हम बातें करते हैं तो उसमें अगर एक श्रेणी को आपको दिया जाए तो आपके लिए एजुकेशन बहुत ही सरल होगा और उद्देश्य का निर्धारण करने में आपको आसानी होगी। एक और है जो उद्देश्य के निर्धारण की जो उपयोगिताएं हो सकती हैं, लाभ हो सकते हैं, कि उपयुक्त अंतर वस्तु के चयन में सुविधा होती है। उपयुक्त अंतर वस्तु के चयन में किसी भी बालक के अंदर की चीज़ें, वस्तुओं के चयन करने में सुविधा होती है जब उद्देश्यों का निर्धारण होता है कि किस उद्देश्य में बालक को जाना है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। तो उसके लिए विषय वस्तु को चुनना अधिक सरल होता है। एक और उद्देश्य के निर्धारण की उपयोगिता में हम और इसको रख सकते हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम को स्पष्टता एवं सामर्थकता मिलती है। उद्देश्य के निर्धारण में पाठ्यक्रम को या अस्पष्टता होता है और सामर्थकता होता है। जब पाठ्यक्रम में उद्देश्यों का निर्धारण होता है तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट पाठ्यक्रम स्पष्ट हो और क्या हो, सार्थकता, मतलब कि बालक के लिए सार्थक हो। और जब सार्थकता मिलती है कब, जब वह बालक के लिए अत्यधिक अच्छे रहेंगे तो उसके लिए सार्थक है। अगर पाठ्यक्रम बालक की योग्यता के अनुसार न बनाया जाए, उसकी रुचि के अनुसार न बनाएगा तो वो सार्थक हो ही नहीं सकते। तो उसी ने उसी चीज़ कहा कि अस्पष्टता एवं सार्थकता मिलती है। और एक शैक्षिक विकास कार्यों को निर्देशन मिलता है। पाठ्यक्रम निर्धारण करने के बाद शैक्षिक विकास के कार्यों में एक निर्देशन मिलता है और सुचारू रूप से वह पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। जब शैक्षिक विकास कार्यों को निर्देशन
के रूप में हम देखते हैं, तो जब तक बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाता है ठीक से, तब तक वह शैक्षिक विकास कार्यों में उपलब्धता नहीं है, पाठ्यक्रम से का निर्धारण ठीक ढंग से नहीं। और उस उद्देश्य पर जब हम अगली पॉइंट की बातें करते हैं कि अधिगम को, मतलब लर्निंग को कार्यात्मक करने में सहायता मिलती है। जब पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, निर्धारण अच्छा रहता है, तो एक शिक्षक को भी पढ़ाने में और छात्र को पढ़ने में और ये उसमें कार्य करने में वह सहायता मिलता है। अगर पाठ्यक्रम ही क्लियर नहीं है तो छात्र की सहायता उसके कार्यक्रम में कैसे सहायता मिल सकता है। तो इसीलिए अधिगम को कार्यात्मक बनाने में वह सहायता मिलता है पाठ्य वस्तु के निर्धारण का उद्देश्य। अगली बातें और हम इसमें एक चीज कह सकते हैं कि उपयुक्त अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सुविधा मिलती है। अगर पाठ्यक्रम बालक की रुचि और योग्यता के अनुसार है तो बालक को अधिगम कराने में और उनकी हर परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सुविधा प्राप्त होती है शिक्षक के लिए। इसलिए उद्देश्य के निर्धारण की जो उपयोगिता है, महत्व है, ये चीज़ें होनी चाहिए पाठ्यक्रम। अगली बातें, उपयुक्त अधिगम की जब हम बातें करते हैं तो एक प्रश्न होते हैं, क्या शैक्षिक प्रक्रिया को सुपरिभाषित किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है, निश्चित है, तो उसकी शैक्षिक प्रक्रिया को सुपरिभाषित किया जाता है, अच्छे तरीक़ा से उसको परिभाषित किया जा सकता है। अगर आपका पाठ्यक्रम का उद्देश्य निर्धारण ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे किसी पाठ को सुचारू रूप से परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर निर्धारण, उद्देश्य का निर्धारण उपयुक्त है, महत्व लाभ अच्छा है, तो उसको आप निर्धारित कर सकते हैं। और लास्ट बातें इसमें हम एक चीज़ और रख सकते हैं, जैसे कि क्या वैध मूल्यांकन संभव होता है? अगर उद्देश्य के निर्धारण उपयुक्त है, उपयुक्तता है, महत्व है, तब उस पर आप वैध रूप से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और उसको मैं निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता है, तो उसमें एक बातें हैं कि क्या उपयुक्त महत्व को देखते हुए पाठ्यक्रम का जो निर्माण करने से पूर्व, किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पूर्व सहसंबद्ध व्यक्तियों को उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बारे में निश्चित जानकारी होनी चाहिए। उनकी प्राप्ति के पाठ्यक्रम के द्वारा करना चाहिए। जो जिनकी प्राप्ति है उसके पाठ्यक्रम के द्वारा ही करना चाहिए। अब कुछ विद्वान इसे मानते भी हैं कि लक्ष्यों की जो निर्धारण है और कार्य और समाज की जो शिक्षा नीति है वो निर्धारकों का है, और न कि पाठ्यक्रम का। अगर निर्माताओं की हम बात करते हैं, निर्माताओं का और उनके अनुसार अगर बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम निर्माताओं का जो दायित्व तो है, लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में उसका दायित्व है। और चिंतन एवं तत्व संबंधी जब नियोजन करना होता है तो उसे मान्यता में कोई संदेह भी नहीं है, कोई संदेह नहीं है उसको नियोजन करने में। किंतु समाज के नेताओं द्वारा अगर निर्धारित लक्ष्य प्रायः इतनी स्थूल और सामान्य होते हैं, जो निर्धारित लक्ष्य हैं प्रायः इतनी स्थूल और सामान्य होते हैं कि शिक्षक को उसके दिन प्रतिदिन की बातें, शिक्षक को उसके दिन प्रतिदिन के जब शिक्षण कार्य में उनमें कोई स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नहीं हो पाता है तो समान लक्ष्यों को कक्षा में व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में परिवर्तित करना पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया का सबसे कठिन पक्ष होता है।
कभी भी उद्देश्यों को हम अगर प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं तो पाठ्यक्रम की संरचना जो है उसकी प्रक्रिया का वो सबसे कठिन पक्ष है। तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों का जो निर्धारण का दायित्व भी पाठ्यक्रम निर्माताओं का ही हो जाता है। पाठ्यक्रम निर्माताओं ने अपने दायित्वों का जो निर्वहन करता है वह सुचारू रूप से अपनी प्रक्रिया के द्वारा वो करते रहते हैं और उसी क्रम में वो भी एक स्पष्ट रूप से उसने अपनी चीज़ें रखी हैं। और शैक्षिक उद्देश्यों का जो स्रोत एवं उसके निर्धारण होते हैं तो तीनों बातों को उन्होंने अध्ययन देता है शैक्षिक उद्देश्यों। पहली बातें उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों की जो स्रोत की हम बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें उभर कर आती हैं, समाज और व्यक्ति, ज्ञान। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जब शैक्षिक निर्देशों की निर्धारण होती है, इनकी प्रमुख तीनों उद्देश्य स्रोतों को हम देखते हैं, पाठ्यक्रम के तीनों स्रोतों को शैक्षिक उद्देश्यों पर, तो मात्र तीन, समाज, व्यक्ति और ज्ञान। तो इसी आधार पर मैंने समाज की बातें आती हैं। समाज उद्देश्यों का निर्धारण समाज द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर और अपनी आवश्यकताओं की जब पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान के लिए तो किया जाता है। क्या है उद्देश्यों का निर्धारण? तो इसीलिए है कि किसी भी समस्याओं का समाधान उसके तत्वों के निर्धारण पर किया जाता है। और समाज का जो आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आधार क्या है? कहते हैं ना कि समाज का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार क्या है? क्या इनकी जो आवश्यकताएं किस प्रकार होती हैं, इनकी आवश्यकताएं किस प्रकार की होती हैं, तब बातें आती हैं कि ये बातें शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। शैक्षिक उद्देश्यों में इसका निर्धारण किया जा सकता है। इसी क्रम में समाज की जब बातें आती हैं तो उसका निर्धारण भी एक सरल रूप से किया जाता है। अब बालक जिस समाज में रहता है तो उसकी उस समाज में कुछ मान्यताएं होती हैं। बालक जिस समाज में रहता है उस समाज में उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं और उसके मूल्य एवं दर्शन भी होते हैं। जैसे बालक के मूल्य और दर्शन होते हैं, सेम उसी प्रकार आपके समाज में आपका मूल्य और दर्शन है। इसीलिए दर्शन क्या ज्ञान और दर्शन से प्रेम संबंध है, वह किससे संबंधित है? दर्शन से संबंधित है। तो ना ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम क्या है, किससे संबंधित है? ये दर्शन से संबंधित है। तो समाज में क्या तीनों चीजें होनी चाहिए। पहली बात है कि हर बालक की कुछ न कुछ मान्यताएं होती हैं और वो मान्यताएं कौन सी है? जैसे मूल्य और दर्शन होते हैं। और जब समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के जब अनुकूल ही बालक के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास सामाजिक मूल्यों की स्थापना के बिना कर सकते हैं क्या? किसी भी सामाजिक मूल्यों की स्थापना के बिना व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं क्या बालक? नहीं। अगर हम सामाजिक मूल्यों की स्थापना के बिना व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। अगर जब तक व्यक्ति में मूल्य की स्थापना न हो तब तक मैं व्यक्ति के शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोतों का निर्धारण कर ही नहीं सकता। तो कभी भी किसी भी सांस्कृतिक विरासत की जो सुरक्षा है और संवर्धन है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संवर्धन, उसमें जो सामाजिक दृष्टि है
सामाजिक दृष्टि से संशोधन कर सकते हैं और प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों का अनुशीलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान तथा अन्य अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और नैतिक प्रश्न जो सभी उसके अंतर्गत आते हैं। और जब तक बालक के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मूल्यों का विकास नहीं होगा तब तक वह शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में समाज के इन सभी पक्षों को स्थान देना पड़ता है। अगर इन पक्षों का स्थान नहीं देंगे तो समाज में आपको स्थायित्व मूल्य प्राप्त नहीं होगा, आप शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता और उसके शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत नहीं हो सकते। इसीलिए तीनों चीज़ रखा है इसमें विद्वानों ने, समाज, व्यक्ति और ज्ञान। तो मैं आज आपको पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में क्या अंतर हैं और उसके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताया। अब मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।